हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज ये वीडियो शूट करने का एक ही मोटिव है, ओवरऑल जो आईएल्ट्स का जो एक्सपायरेशन डेट है और विद इन अ प्रोसेस वो एक्सपायर हो रहा है, उस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। और आफ्टर द प्रोसेस वो एक्सपायर हो रहा है। और इसके अलावा जो आईआरसीसी की तरफ से जो प्रोसेसिंग टाइम है फॉर एसडीएस एंड नॉन एसडीएस, उस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्या है कि एक ऑफिशियल अकाउंट जो ट्विटर पे आईआरसीसी का है, उस पर एक ट्वीट आया था कि हम ऑलमोस्ट 1200 एम्प्लॉय हायर करने वाले हैं, सो जस्ट टू स्ट्रिंग डाउन द प्रोसेसिंग टाइम फॉर एसडीएस कैटेगरी। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो स्ट्रेच आउट होता जा रहा है और ऑलमोस्ट 3 मंथ्स और 3.5 मंथ्स तक इनका प्रोसेसिंग टाइम जा रहा है। इन केस अगर तुम्हारी कोई डॉक्यूमेंट अगर कम है या फिर कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, दैन वो उससे ज़्यादा आगे जा सकता है। लेकिन जो ऑफिशियल टाइम है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, आईएल्ट्स के ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में एंड में मैं अपना पर्सनल जो कि इसमें ऑलमोस्ट 8 मंथ सिंस आई केम हेयर, तो उस चीज़ के ऊपर एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो एक्सपीरियंस क्या है, ओवरऑल जनरल क्वेरीज क्या है, जो माइंड में लोगों के डाउट आते हैं यहाँ रह के, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और काफ़ी टाइम हो गया है सिंस आई अपलोडेड माई लास्ट वीडियो, तो आज इस वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा एलैबोरेट करेंगे, थोड़ा लेंथी वीडियो बनाते हैं, जिसमें आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरीज होती हैं तो कमेंट डाउन बिलो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो आप पीछे देख सकते हो, ये बैकग्राउंड में पूरा का पूरा उजड़ा हुआ है, ये सारे पत्ते झड़ चुके हैं इन पेड़ों के। तो फॉल ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और अक्टूबर का मंथ जैसे ही एंड होता है तो फिर ये सारे के सारे फॉल जो है ख़त्म हो चुके होते हैं, पूरे के पूरे सारे में पत्ते पड़े होते हैं। यहाँ भी सारे में पत्ते पड़े हुए हैं। एंड इसके बाद फिर हेलोवीन के बाद तुम्हारा विंटर ऑफिशियली शुरू हो जाता है यहाँ पर। तो अभी भी सर्दी बहुत है यहाँ पर, अभी ऑलमोस्ट 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रखा है और थोड़ा सन निकला हुआ है, इस वजह से थोड़ा मैं इसलिए आउटडोर में आ गया थोड़ा वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं सुबह रनिंग करने जाऊँगा एंड देन मैं वीडियो शूट करूँगा। लेकिन वो वाला रूटीन मेरा फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि गिम्बल मैं कैरी नहीं कर पा सकता रनिंग के टाइम पर। तो फिर इसलिए आज सोचा कि यहाँ पर ही अपना इंडोर ही वीडियो शूट कर लेते हैं। लॉन है पीछे की साइड का। तो इस सब चीज़ों के अलावा हम बात करते हैं सबसे पहले आईएल्ट्स की प्रोसेसिंग। आईएल्ट्स की जो आपका जो टाइम है वो प्रोसेसिंग टाइम के बीच में, जब आप वीज़ा फाइल कर देते हो उस बीच में एक्सपायर हो जाता है। क्योंकि मैंने वीडियो तो 2 डिटेल में शूट कर रखी हैं, लेकिन फिर भी लोगों को डाउट हैं, और डाउट है तो फिर उस चीज़ को और क्लैरिफाई करते हैं। और अगर आपको जब भी आपको कोई क्लियर व्यू नहीं मिल रहा है, क्लियर स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, दैन कमेंट डाउन, हम उस पर पर्सनली 1-on-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है आईएल्ट्स हमारा 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। वंस हम कंप्लीट करते हैं अपना आईएल्ट्स का टीआरएफ हमें जब मिल जाता है तो उस डेट के बाद 2 साल तक के लिए वैलिड होता है। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं कि अपना टाइम पीरियड जो प्रोसेसिंग टाइम है इन सब चीज़ों को मीट करने के लिए आईएल्ट्स बहुत पहले दे देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि 1 साल पुराना आईएल्ट्स हो गया और प्रोसेसिंग में आपका वो और टाइम स्ट्रेच आउट हो जाता है और उसके बीच में आपका आईएल्ट्स एक्सपायर हो जाता है। अब अगर आईएल्ट्स एक्सपायर हो गया है तो आफ्टर अ प्रोसेस और विद इन अ प्रोसेस, देन उस वक्त प्रोसेसिंग के टाइम पे हम लोगों को क्या स्टेप लेने चाहिए, लेने भी चाहिए या नहीं लेने चाहिए, या वेट करना चाहिए। क्या है कि लोगों के माइंड में ये डाउट आता है कि मेरा आईएल्ट्स एक्सपायर होने वाला है और हो गया है विद इन अ प्रोसेस, तो उसके वजह से मेरे को रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में यही बताया था कि ऑलमोस्ट 0 चांसेस हैं कि रिफ्यूज़ल आपका आईएल्ट्स के एक्सपायर की वजह से आए, क्योंकि आईआरसीसी ने अपनी वेबसाइट पे सीधे सीधे बोल रखा है कि जो ये पैंडेमिक की वजह से जो स्ट्रेच हुआ है ना जितना ही प्रोसेसिंग टाइम में, तो फिर उन्होंने ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी। एक तो ऑनलाइन क्लासेस का पहला, और दूसरा जो आईएल्ट्स आपका जो एक्सपायर होता है उसके लिए वो बिल्कुल भी उसे मतलब सीरियस कंसिडर नहीं करने वाले। अगर आपके आईएल्ट्स में 6.5 ओवरऑल है एंड 6 इन ईच बैंड है, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर एक्सपायरेशन ऑफ आईएल्ट्स टीआरएफ। तो उस चीज़ को कोई भी मिथ या फिर किसी और के थर्ड पर्सन के सुनने पे ये मत डाउट करना कि यार मेरा आईएल्ट्स एक्सपायर हो रखा है, मेरे को दोबारा दे देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने विद इन अ प्रोसेस, मतलब कि आपने जो वीज़ा आपने जब प्रोसेसिंग के लिए फाइल जो ऐड करी है, टीआरएफ ऐड किया है, अगर आपका वैलिड है देन वो ठीक है। लेकिन अगर उस आपने एक्सपायर वाला अगर आपने जो ऐड किया है मतलब कि प्रोसेसिंग टाइम के बीच में, तो वो नहीं आपको करना है, क्योंकि फिर वो आपका वैलिड कंसीडर नहीं होगा, वो एक्सपायर ही कंसीडर होगा। लेकिन अगर आपने जब प्रोसेसिंग टाइम में डाला है आपका वैलिड था और वो विद इन 3 to 4 मंथ्स में जब वो एक्सपायर हो जाता है, लेकिन क्या है ना कि लोगों के नॉन एसडीएस कैटेगरी के जो 6-6, 7-7 महीने भी प्रोसेसिंग टाइम जाता है, तो उस बीच में एक्सपायर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आईआरसीसी ने साफ साफ बोल दिया कि इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको एक वैलिड ही कंसीडर करेंगे।
अब बात ये आती है कि मेरा वीज़ा आ गया है लेकिन मेरा आइल्स एक्सपायर हो गया है। अब मेरे को फ़्लाइट लेनी है, फ़्लाइट लेके कनाडा आना है, कनाडा में इमिग्रेशन ऑफिसर से बात करनी है। तो वहाँ पर क्या होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका आइल्स का TRF चेक करेंगे, क्योंकि जब मैं आया था मेरे से कोई आइल्स के TRF के ऊपर बात नहीं हुई थी, ना ही उन्होंने मेरे से कोई डॉक्यूमेंट मांगी। जस्ट उन्होंने अपने सिस्टम में पूरा का पूरा चेक किया, मेरा पासपोर्ट स्कैन किया एंड देन दे जस्ट अलाउ मी टू गेट माई वर्क परमिट एंड स्टडी परमिट। तो चांसेस बहुत कम है। इन केस अगर वो आइल्स का TRF मांगते हैं तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आइल्स का TRF वो देखते हैं और वो देखते हैं कि विद इन अ प्रोसेस ये वैलिड था और अभी एक्सपायर हो चुका है, तो आपको फिर भी स्टडी परमिट और वर्क परमिट जो भी आप एलिजिबल हो या कोऑप वर्क परमिट वो आपको मिल जाएगा। उसमें कोई भी आपको किसी क्वेश्चन के उसमें जाल में फंसाने वाले नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, सीधे सीधे आपको वो मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखना जब आप प्रोसेसिंग के लिए जो भी आप अपने फाइल डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो उस वक्त आपका वैलिड होना चाहिए। उसके बाद अगर एक्सपायर होता है देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, तो फिर पहले ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले कन्वर्सेशन में पहले तो आपको ये बता दिया है कि प्रोसेसिंग टाइम 3 मंथ्स है। अब इसमें एक डाउट ये लोगों को आता है कि SDS या नॉन SDS, तो मैं आपको ये साफ साफ बता देता हूँ, SDS और नॉन SDS अभी कोई भी कैटेगरी एक सेपरेट कैटेगरी में नहीं है। क्या है कि पहले जब ये पैंडेमिक पोस्ट पैंडेमिक से पहले जो भी आपका प्रोसेसिंग टाइम होता था SDS के लिए, जो कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम होती है, उसका ऑलमोस्ट 20 to 40 डेज में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता था। लेकिन और SDS का जो होता था वो 60 to 90 मंथ, मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ, मतलब 2 से 3 महीने नॉन SDS के लिए लगता है, जो कि नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम होती है। अब नॉन SDS और SDS अगर आपको देखना है तो मैं अपने वीडियो में, मतलब कि मैंने वीडियो शूट कर रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा एंड देन आई बटन पे भी आप देख सकते हो उस वीडियो को। तो वो आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि SDS और नॉन SDS में फ़र्क क्या होता है। तो अब जो SDS का प्रोसेसिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स है, मतलब कि 90 डेज। अब वो स्ट्रेच आउट हो जाता है 4 महीने 5 महीने भी। तो इस चीज़ से मीट करने के लिए, जैसे आपका इनटेक है सितंबर में और आपको ये प्रोसेसिंग जो शुरू कर देनी चाहिए ऑलमोस्ट जनवरी से आपको, मतलब कि आइल्स का TRF लेने के बाद जनवरी से आपको सारी प्रोसेसिंग शुरू कर देनी चाहिए। इन केस अगर विद इन अ प्रोसेस अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट मिस मैच होती है या मिस हो जाती है एंड आप उसके लिए एक टाइम रहता है कि हाँ मैं अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल में प्रॉब्लम आ जाती है। मेडिकल क्या होता है कि आपका हो तो गया है कंप्लीट आपके एंड से, लेकिन वो अपडेट नहीं होता है IRCC के पोर्टल पे, तो वहाँ भी थोड़े से कन्वर्सेशन कॉन्टैक्ट रखना ज़रूरी है और वो सारी चीज़ें अपलोड होनी ज़रूरी है, तो उसके लिए भी टाइम लगता है। तो ऑलमोस्ट 5 महीने पहले ये सारी प्रोसेसिंग में आपको इन्वॉल्व हो जाना है आइल्स के TRF लेने के बाद। और फिर उसके बाद बायोमेट्रिक का बहुत ज़्यादा इशू है कि बायोमेट्रिक जितने भी आपके हो रहे हैं अभी ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर ये स्कैम, मतलब कि बीच में पंजाब के अंदर ज़्यादा पता लगा कि स्टूडेंट बायोमेट्रिक के लिए एजेंट्स को पैसे दे रहे हैं। अब वो पता नहीं कितने दे रहे हैं, लेकिन ऐसा ही आया कि 10,000 15,000 बायोमेट्रिक के लिए पैसे देते हैं एंड देन एजेंट क्या करता है, उनको जो बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट होती है वो लेके देता है। लेकिन अब इसमें तुम्हें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आप एजेंट के पास जा रहे हो, उसे पैसे दे रहे हो। सीधे VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर आपको सीधे स्पेसिफिकेशन दे रखी होती है कि आपको ये डिटेल ऐड करनी है, आपका बायोमेट्रिक वैलिडेशन लेटर आता है एंड देन आपको वो अपलोड करके अपॉइंटमेंट ले लेनी है। तो कहाँ आप 10-15 हज़ार रुपये देते हो और फिर उन लोगों के बीच में फंस जाते हो। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है और फिर जब वो VFS ग्लोबल जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ बुक ही नहीं है। तो ये स्कैम भी हो रहे हैं इंडिया के अंदर। तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट मैं यही बोलूँगा कि ये है कि आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाओ एंड देन उसको सारे को सारे चेकआउट करके चेक कर सकते हो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि IRCC ने साफ साफ अपनी वेबसाइट पे बोला हुआ है हम कोई भी एजेंट अपनी तरफ से भेजते नहीं है या फिर हम कोई भी मीडिएटर अपनी तरफ से रखते नहीं है। तो आपको सारी चीज़ें प्रोसेसिंग जो है वो खुद ही करनी होती है। तो उसमें फंसने की बजाय खुद से करना। मैं लिंक मैं डाल दूंगा उसका भी VFS ग्लोबल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर लेना। ओके, सो बायोमेट्रिक की बात हो गई, आइल्स की बात हो गई एंड देन प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर बात हो गई। SDS नॉन SDS इन दोनों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। अभी दोनों के टाइम प्रोसेसिंग टाइम जो है सेम ही चल रहे हैं। और ऑलमोस्ट मैंने ये भी सुना है कि जब मैं अपनी प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर जो टाइमलाइन आती थी वीज़ा की, तो उसके ऊपर ये भी वीडियो बना रखी है कि SDS की वेटिंग पीरियड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन SDS। नॉन SDS वालों का ज़्यादा आ जाता था, जल्दी आ जाता था एज़ कम्पेयर टू SDS। जो कि मेरा टाइम लगा था ऑलमोस्ट 2.5 मंथ मेरा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम रहा था। तो
ये भी स्ट्रेच आउट ही होने वाला है अभी और ज़्यादा, क्योंकि अभी जो हायरिंग है बहुत एक्टिव नहीं हो रखी है, क्योंकि कनाडा के अंदर ये जो इकोनॉमिकल डिसरप्शन आ रखा है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है यहाँ पर। तो वो चीज़ ध्यान में रखना कि प्रोसेसिंग टाइम को जो है वो 5 महीने पहले ही इन्वॉल्व कर लेना, अपने आप को इंडल्ज कर लेना उस सारी एक्टिविटीज़ के अंदर, और जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो खुद ही एजेंट्स के पीछे मत पड़ना कि हाँ एजेंट मेरी डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा। वो खुद से आपको चेक करनी है, अपने लैपटॉप के अंदर सारा का सारा प्रोफाइल बना लो, उस प्रोफाइल के अंदर सारी की सारी डॉक्यूमेंट और उनको लिस्ट चेकआउट करके ही अपलोड करना एंड देन सबमिट करना। तो यही थी आज की वीडियो। और फिर जो डिस्कशन में मेरे को करनी थी दैन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि भाई कनाडा अगर जब भी आओगे तो आपको 2 चीज़ में ज़्यादा वो मतलब कि टेंशन होती है कि एक तो पार्ट टाइम जॉब मिल जाना एंड देन उसके बाद कॉलेज की जो स्टडीज़ है उनके साथ मेंटेन करना अपने आप को। क्योंकि क्या होता है कि एक बार स्टूडेंट क्या होता है कैश जॉब करने लगते हैं और फिर वो उसी में बिजी हो जाते हैं, कॉलेज की स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। क्या है कि अब तुम एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हो, या तो जॉब पे कर लेना या फिर उसमें कर लेना, क्योंकि ज़्यादा टाइम जिस चीज़ को दोगे उस टाइम में उस चीज़ में ज़्यादा, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट क्या होता है पैसा कमाने के लिए ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं वर्क वगैरह में। और फिर यहाँ पर कॉलेज में अगर फेल हो गए $2,000 $3,000 तुम्हें फ़ीस देनी ही पड़ेगी री एग्ज़ाम की, और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, फिर स्टडी परमिट एक्सटेंड कराना पड़ेगा एंड देन वर्क परमिट के लिए भी आपको डिस्टर्बेंस आएगी। तो इससे बढ़िया यही कि आप अपने स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करो, पार्ट टाइम जॉब कर लो 20 आवर, दैट्स इनफ। ये बात थी जो कि डिस्कस करनी थी। और पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा यही रहा है कि यहाँ कनाडा के अंदर अगर तुम्हें सर्वाइव करना है पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेना। पार्ट टाइम जॉब ढूंढने का सबसे अच्छा ऑप्शन ये है इंडीड पे जाना या केजीजी पे जाना, वहाँ पर आपको जॉब मिल जाती है ईजिली। वहाँ पर आपको प्रोफाइल मेंटेन करनी है, रिज्यूमे मेंटेन करना है एंड देन यू आर गुड टू अप्लाई फॉर अ जॉब। और फिर उसके बाद कॉलेज को मेंटेन करना, क्योंकि मेरी तो ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही है, लेकिन जिनकी वॉक इन क्लासेस होती हैं कॉलेज के अंदर ही जाना होता है या कैंपस में ही उनको इन पर्सन अटेंड करनी होती है। दैन पर में जो एक नया मैनिफेस्टो जो पास हो चुका है इनका कि फुल टाइम वर्क कर सकते हैं स्टूडेंट, तो उसमें भी ध्यान रखना कि फुल टाइम वर्क तो कर लोगे लेकिन उसमें प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो स्टडी कंप्लीट कर लो दैन फुल टाइम वर्क परमिट तो मिल ही जाता है, दैन उसके बाद तुम फोकस कर सकते हो उन चीज़ों पे। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी कमेंट्स, कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही हैं या फिर कुछ किसी भी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल डिस्कस अबाउट इट। और उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो भी बना देंगे, बात कर लेंगे उसके ऊपर, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट्स रहते हैं जब कनाडा आते हैं। क्योंकि मैं भी जब नया नया था मेरे भी माइंड में बहुत सारे डाउट थे और मेरे को कहाँ बात करूँ, किस पे बात करूँ, क्योंकि हर जगह से रिप्लाई बहुत फास्ट नहीं आते हैं या फिर बहुत टाइम लगता है। देन यहाँ पर ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंस्टाग्राम के मैं आईडी डाल दूँगा, इंस्टाग्राम पे आप 1-on-1 कन्वर्सेशन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मेरे को, वहाँ पर डायरेक्ट मैं रिप्लाई करता हूँ। एंड देन यूट्यूब के अंदर भी कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, उस पर हम बात कर लेंगे। सो ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।